नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। 24 की चुनौती के रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। बिहार और पश्चिम बंगाल की रैली में किया विरोधियों पर वार। कहा कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार और बिहारी गौरव का हमेशा किया अपमान। भ्रष्टाचारियों को गरीब का लूटा एक एक पैसा करना होगा वापस। तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड की रैली में कांग्रेस पर बोला हमला, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चित्तौड़गढ़ में रैली कर बीजेपी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने भी की रैली, सीएए को लेकर केंद्र पर बरसी। सीपीएम ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र। यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को निरस्त करने का वादा। जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची। जम्मू कश्मीर में टूटा इंडी गठबंधन, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम पूरा, तमाम दिग्गजों ने भरा पर्चा। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने किया नामांकन, तो तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया नामांकन। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने भरा पर्चा। पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय भरा पर्चा। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके लगने का सिलसिला जारी। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने नेतृत्व पर तमाम आरोप लगाकर छोड़ा पार्टी का साथ। बीजेपी में हुए शामिल बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा। आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद ने भी ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। संजय निरुपम ने भी पार्टी नेतृत्व पर लगाई आरोपों की झड़ी। प्रचार के दौरान फिर गिरा कांग्रेस के नेताओं की भाषा का स्तर। हेमा मालिनी पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी। महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को किया तलब। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान पर भी बीजेपी का पलटवार। कैंसर रोगियों को आशा की एक नई किरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी मुंबई में कैंसर रोधी सीएआर टी सेल थेरेपी का शुभारंभ कर किया राष्ट्र को समर्पित। कहा यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को भारत ने फिर सिरे से किया खारिज। कहा नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। इजरायल में भारतीय कामगारों की सुरक्षा पर कहा हमने अधिकारियों से उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेने का किया है आग्रह। और शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दोनों ही जनसभाओं में इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। बिहार के जमुई में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों का समर्थन देने वालों को करारा जवाब दिया है और मगध साम्राज्य के प्राचीन गौरव को फिर से बहाल किया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गेहूं के आयात पर निर्भर छोटे छोटे देश भी भारत में आतंकी हमले करवाते थे। उन्होंने जमीन के बदले नौकरी के घोटाले का जिक्र किया, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल
खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने पिछले 10 साल में देश को मजबूत बनाया है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में विश्व में भारत की छवि कमजोर देश के रूप में थी। उन्होंने कहा कि निर्णायक नीतियों के कारण वैश्विक परिदृश्य में भारत की शक्ति फिर से स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग बिहार के लोग लंबे समय से कर रहे थे और एनडीए सरकार ने उनकी ये मांग पूरी की है। बिहार के जमुई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी जनसभा को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति झूठ और भ्रम पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ये एक साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संदेश खाली का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगी। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने लोगों से टीएमसी के गुंडों के खिलाफ पूरी हिम्मत के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग बहुत जागरूक है, इसलिए आप निडर होकर वोट करने निकलिए। पीएम ने कहा कि एनडीए शासन के दौरान 10 साल में जो विकास हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है, अभी देश के लिए काफी कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमें देश को और पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। जमुई से कुमार आलोक और कूच बिहार से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी जिले के सुंदरनगर में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के दामोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। पहले चरण वाले चुनावी राज्यों में प्रचार का काम जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत देश भर के वीरों संग कांग्रेस ने 40 वर्ष से जो धोखा किया है उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी के नेतृत्व में ही लागू हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। इन्होंने न जल छोड़ा, न नभ छोड़ा, न स्थल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी जिले के सुंदरनगर में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में केवल कंगना रनौत समझकर वोट न करें। आपका एक एक वोट देश के प्रधानमंत्री को प्राप्त होगा, इसलिए देश और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए वोट करें। आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के रोड शो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरा। मोदी यानी मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया और कांग्रेस पार्टी यानी आरएसवीपी पार्टी, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी तक सीमित होकर रह गए। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र की दूसरी बैठक हुई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर मंथन किया।
बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेताओं ने घोषणा पत्र के लिए अहम बिंदुओं पर चिंतन मंथन किया। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही हैं और इसी कड़ी में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जहां चुनाव प्रचार का आगाज कूच बिहार से किया, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा के पहले चरण के मतदान के नजदीक आने के साथ ही विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज कूच बिहार से किया। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जो आज अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। इसे बचाने के लिए हम मतदाताओं से सीपीएम और वाम दलों की सीटें बढ़ाने के साथ साथ एक और विकल्प सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। Our appeal to the people of India, to the electorate of India, is that the secular democratic republic of India today is facing an existential threat, and the main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India. इधर राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कथित अपमानजनक पोस्टर पर भाजपा के खिलाफ कश्मीरी गेट स्थित राज्य चुनाव कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। हमने, हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चित्तौड़गढ़ है, शक्ति भक्ति वीरता का गाँव है, यहाँ पर उनका नहीं चल पाएगा। ये चित्तौड़गढ़ है और शक्ति भक्ति वीरता का गांव है, यहां पर नहीं चलेगा उनका। पराक्रम की जहां पर गुणगान होती है, ये वो धरती है। जम्मू कश्मीर में भी अब केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड की ही तरह विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें रोजी रोटी से ज्यादा वतन बचाने की जरूरत है। भारत जो है इसका संविधान है, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सब जो लोग हैं बराबर के लोग हैं, हर एक का एक वोट है। उस वोट का सीधा इस्तेमाल करना है इनको दिखाने के लिए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे संविधान हटाने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने दुमका में नलिन सोरेन को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में तीसरी बार टिकट बदला है। अब शहर की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा सपा की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। सुनीता से पहले विधायक अतुल प्रधान को सपा ने टिकट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी।
म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ताजा मामला गौरव वल्लभ का है, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में आज शामिल हो गए। चुनाव के दौरान नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस दल बदल में सबसे ज्यादा झटके लग रहे हैं कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस को झटका दिया है पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने। गुरुवार सुबह गौरव वल्लभ ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। दोपहर बाद उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। जहां तक गौरव वल्लभ जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, 2 चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको जाने के लिए, तो हो जाए। पार्टी अध्यक्ष को लिखे खत में गौरव वल्लभ ने राम जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल उठाया है। गौरव वल्लभ ने लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के रुख से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं। इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। वहीं मुंबई में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने पार्टी से निकाले जाने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने ऐसा उनकी ओर से अपना इस्तीफा भेजने के बाद किया।
उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं और 5 की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। इससे पहले अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार देर शाम निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया था। पूर्व शिव सैनिक निरुपम ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। शैलेंद्र मिश्रा और शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच दूसरे चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान रैलियों और रोड शो भी देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए। उत्तर से दक्षिण तक 13 राज्यों में नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। भगवान कान्हा की नगरी मथुरा से 2 बार की सांसद और भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भी पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा केरल के भाजपा प्रमुख और वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे के सुरेंद्रन ने स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पर्चा भरा। 26 को वोटिंग है तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं और हमें भारी बहुमत से जिताएं। We are the only party talking about investments, jobs and skilling, while the two of them are in a fight to get the SDPI vote. And certainly it seems that Shashi Tharoor and the Congress have won in the unrelenting effort to get the SDPI vote. Wayanad people now really realizing that how wonders Smriti Irani ji has done in Amethi in last 5 years. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए। अलापुजा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि राजस्थान के जालौर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने पर्चा भरा। इसके अलावा महागठबंधन में विवादित रही बिहार की पूर्णिया सीट पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के उतरने के बावजूद अपना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। Already filed the nomination. I told you earlier, we are very much confident that we are going to win with a comfortable majority. यहाँ का जनरल व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसका मन में ये पीड़ा है, और चाहे हम प्रवासियों में भी गए, ये मन में पीड़ा है कि किस तरीके से जालो जुड़ोई जो पिछड़ गया 20 सालों में, ये बहुत आगे रह सकता है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। बहरहाल दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। डीडी न्यूज। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अमेठी के लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि अगर मैं संसद सदस्य बनने का फैसला करता हूं तो मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा।
अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। केरल के वायनाड पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और उम्मीदवार राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग का झंडे से परहेज करने को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर पीएफआई से समर्थन लेने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। केरल के वायनाड पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और उम्मीदवार राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग का झंडे से परहेज करने को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार है, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि ये केरल में चुनावों का राजनीतिकरण, सांप्रदायिकरण करने के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी वायनाड में राजनीतिक स्थिति को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। इट इज नथिंग बट politicalizing, communalizing the whole election scene in Kerala. And on the part of Congress, Congress should be straightforward and reply to BJP why Congress is keeping quiet. दरअसल वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल ने रोड शो किया था, जिसमें उसके सहयोगी दल यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे गायब थे, जबकि IUML केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि रोड शो के दौरान कांग्रेस अपना झंडा नहीं दिखा सकी क्योंकि वो भाजपा से डरी हुई थी। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रुख में संकेत मिलता है कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वोट तो चाहती है, लेकिन उनका झंडा नहीं। वहीं प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI का समर्थन स्वीकार करने को लेकर भी कांग्रेस विवादों में है। हालांकि UDF का अब कहना है कि वो SDPI का समर्थन नहीं लेगी। We are not accepting the support declared by the SDPI. That is our decision. When they supported us, our PCC president said that we will discuss the matter among the Congress party leaders as well as the UDF constituents. दरअसल बीजेपी इस मामले में लगातार कांग्रेस और UDF पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि SDPI का समर्थन स्वीकार करके राहुल ने नामांकन दाखिल करने के दौरान ली गई संविधान की शपथ का भी उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए।
ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बाद आपका फिर से स्वागत है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में हर किसी को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन बीते दिनों विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से जिस तरह से भाषा की गरिमा गिराई गई है वो अनुचित है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभद्र भाषा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस की चेतावनी दी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के जुबान पर पीएम मोदी के साथ साथ दूसरे नेताओं के खिलाफ भी बदजुबानी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों इस तरह की एक नहीं बल्कि अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालिया मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान को लेकर काम किया है, इससे वे सीख सकते हैं। टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने महिला विरोधी टिप्पणी की है। ये न केवल हेमा मालिनी बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी सुरजेवाला पर निशाना साधा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल को पंचकुला तलब किया है। महिला आयोग इस मामले में सख्त है। हमने इनको सम्मन किया है 9 तारीख को हाजिर होने के लिए महिला आयोग पंचकुला में और अपनी बात को क्लियर करे, हेमा मालिनी जी से माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले। हमने इनकी स्पष्टीकरण के लिए इनको बुलाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के सिर को लेकर एक सभा में ऐसी बात कह डाली जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमलावर रुख अपनाया है। श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं है कि राजनीति में पहली बार महिलाओं के प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी समय समय पर ऐसे बयान आते रहे हैं जिससे मर्यादाएं भंग हुई हैं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है।
इसी कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी और विवाद भी चर्चा में रही। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज हमारा विषय चर्चा का यही है कि किस तरह से राजनीति में सीमा लांघती भाषा की मर्यादा वो हो रही है और जो लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, वो किस तरह से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेष जो हमारा आज का है वो है सीमा लांघती भाषा की मर्यादा। जी हां, एक भाषा में ही आपको अपनी बातें कहनी चाहिए, लेकिन उस सीमा को जब आप लांघ देते हैं तो ये बहुत ही अनुचित हो जाता है। खासकर राजनीति में, आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखने की जरूरत है। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ नीति जैन जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ अवधेश कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ज्योति जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। ये किस तरह की भाषा, न सिर्फ ये, हमने कहा भी अपनी रिपोर्ट में कि बहुत पुरानी आप लोगों की आदत रही है कि महिलाओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या ये शोभनीय है? मैं आपसे विनम्र पूर्वक पूछता हूं, बात आपने जो कही हम लोगों ने सुना और आपके माध्यम से गांव देहात, रूरल, अर्बन सब लोगों ने सुना जी। जब आप इन नेताओं के भाषा की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप निष्पक्ष हैं और दूरदर्शन हैं और जर्नलिस्ट है, सारे लोग का दूरदर्शन है ये, तो आप 2012 में नरेंद्र मोदी जी जब शशि थरूर के पत्नी को बोले कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, आप उसका जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। रूरल लोग जो 60-70% लोग जो गांव में रहते हैं, आप उनको गुमराह करके इस सारे विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के प्रति आप एक गुस्सा पैदा करना चाहते हैं। अगर आपने वो बयान दिखाया तो आपको प्रधानमंत्री का भी वो बयान दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, जो 2012 हमारे साथ नीति जी भी जुड़े हुए हैं, वो इसके जवाब देंगे। नहीं, आप मुझे पहले बोलने थे, जब आपने मुझे मौका दिया तो बोलने दिए। मैं ये कह रहा हूं नीति जी इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शन नहीं है ना, आप इंडिया का बात सुन ले। मैंने काफी चीजों को सुना। आज भी प्रधानमंत्री का आपने काफी दिखाया कि जमुई में गए, क्यों नहीं जमुई में जाकर वहां पर उन्होंने बात किया, जो जहां मॉइस्ट जब टेररिज्म की बात है, उन्होंने कहा कि सारे युवा लौट के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने तो बोला था 2 करोड़ जॉब देंगे और एक भी जॉब नहीं आती। आप विषयांतर कर रहे हैं ज्योति जी, आप विषयांतर कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बिल्कुल विषयांतर नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन आप प्रधानमंत्री पे चले गए, लेकिन आपके जिस तरह से नेता पिछले दिनों जिस तरह से बयानबाजी की है, क्या वो शोभा देता है आपको? क्या आपको शोभा देता है कि विपक्ष के नेताओं के बारे में आप बात करें? आप देखिए, हमने तो कहा कि आप प्रधानमंत्री के बारे में ना बात करें और विपक्ष और इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बारे में ना बात करें। आप क्यों? ये आप किस तरह के निष्पक्ष पत्रकार हैं? नहीं, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। मेरा सवाल ज्योति जी आपसे ये है कि ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हम आपको बताएंगे किस तरह से शुरू से लेकर मौत के सौदागर से लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए ना, आप बात करते हैं। सोनिया गांधी के बारे में क्या बोला था? जर्सी गाय। किसने बोला था? किसने बोला था ये बात? किसने बोला था? आप मुझे बताएं। सोनिया गांधी इस देश की मौत का सौदागर किसने कहा था? मौत का सौदागर किसने कहा था? तो आपको बोलने में शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह यही सवाल तो आपसे है ना, यही सवाल तो आपसे है कि भाषा की मर्यादा किस तरह से आप गिराते जा रहे हैं आप लोग, और इस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपको वोट देंगे। ठीक है, भाषा की मर्यादा और पूरे नॉर्म्स को आप गिरा रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष की बात को आप दिखाते हैं। और अरे हम तो आपको इन्वाइट किए, हम तो आपको अपने प्रोग्राम में लाए हैं, आपको अपनी बात रखने के लिए दिए हैं। सुन लीजिए, हम आपके कृपा से नहीं है ना, आप मेरे पार्टी को बोले हैं तो मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है बिल्कुल। तो और क्या, आपकी कृपा पर नहीं है, और किस तरह से हम आपकी बातों को रखने का काम करते हैं? सुन लीजिए, दूरदर्शन हम लोग के 140 करोड़ जनता के टैक्स, ठीक है ज्योति जी, ठीक है, पैसे से नहीं चलती है। ठीक है ज्योति जी, समझ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के पॉकेट से पैसे से नहीं चलती है। ठीक है, अगर पक्ष रखते हैं तो एनडीए का भी रखिए और इंडिया का भी रखिए। हम सबका रखते हैं। हमारे साथ नीति जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता। नीति जी, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? ये कह रहे हैं कि आपने भी इस तरह की बातें कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन ये अपनी गलती को स्वीकार करने से परहेज कर रहे हैं।
ये सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको सुन के मुझे ऐसा ही लगता है कि विपक्ष बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, आप 2 मिनट तक मौका दिया, आप 2 मिनट तक भाषण देते रहे क्योंकि दूरदर्शन पे आपके अपने को है, आपको पूरा मौका मिला, आप मुझे बोल लेने दीजिए। आप बुजुर्ग है, मैं आपसे इस उसमें घुसना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे इस मैच में नहीं घुसना चाहती हूँ। बोलिए। The point is कि विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है और आपने जो चीजें बोली अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने बोला कि हमारे पास पूरी एक लिस्ट है 104 गालियां जो मोदी जी को दी गई हैं। कभी चूहा कहा गया, कभी जहरीला सांप कहा गया, कभी भस्मासुर कहा गया, कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी क्या क्या उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, सबको गालियां ये लोग भर भर के देते रहे हैं। लेकिन उसका ये लोग कभी उसका ना माफी मांगते हैं ना उसको मानते हैं कि हमने कहा। आप लोग सालों पुरानी जो भी आपके पास चीजें हैं वो हर बारी वही दोहराते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आज की डेट में हमारे किसी भी नेता ने अगर कुछ कहा है, उनको शो कॉज दिया गया है, उनसे बात की गई है, आप लोगों ने किया क्या है? आप भरे बाजार में राहुल गांधी बोलते हैं टॉप एक्ट्रेस के लिए कि वो नाचती हुई दिखती हैं, उनको एक्ट्रेसेस तो नचनिया दिखती हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा? किसी की रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा? मैं टीवी पर बैठकर बोल ही नहीं सकती कि उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया है। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। रनौत, उसके बाद आज हेमा मालिनी के लिए कहा गया, उसके लिए लोग माफी नहीं मांगेंगे। ना कांग्रेस पार्टी की शो कॉज नोटिस भेजेगी, ना उनसे कोई जवाब मांगा जाएगा। और तो और इंडिया अलायंस के बाकी के भी जितनी पार्टीज हैं वो लोग आकर कुछ भी गालियां देकर जाएंगे, लेकिन ये लोग सब चुपचाप खड़े होकर सुनते रहेंगे। कांग्रेस की ऐसी स्थिति होने के बाद भी ये लोग अपनी इन बातों से उस पे कैसी स्थिति है कांग्रेस की? बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। अच्छा, आप ये बताएंगे आप देखिए स्थिति क्या है। काम नहीं है आप लोगों के पास, चलिए ठीक है, के लिए ना आगे के लिए, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और ये जितने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, अरे देखिए कितने लोग छोड़ के चले गए, कितने लोग छोड़ के चले गए ना। थोड़ा उन्हीं की सुन लीजिए, हमारी ना भी सुने तो। अब नाम सुन लीजिए। ठीक है, एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ अवधेश जी। ये जिस तरह से कर रहे हैं ज्योति, जिस तरह की भाषा को ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, हमारे नेताओं ने जो कहा वो सही है, उनकी बातों से और बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से यही साबित कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही साबित कर रहे हैं कि हमने जो कहा, कांग्रेस ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी अभी तक किसी एक से भी, जिससे इसको गालियां दे रहे हैं भर भर के। आप इस तरह के अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप पर बिल्कुल पनिशमेंट। अरे जर्नलिज्म उनकी छोड़िए सर, आप बताइए, आप माफी मांगेंगे? आप अपनी बात अपनी बात रखिए। अब आपके बारे में क्या है? मेरा अधिकार है रखने का, एंकर का अधिकार है रखने का। अवधेश जी आपने सब कुछ बोल लिया तो हमारे लोगों का भी अधिकार है। आपके देखिए ज्योति कुमार सिंह जैसे अगर वरिष्ठ नेता, इतने सीनियर लोग और इस ढंग से आपाक होके एंकर पर, टेलीविजन पर बताते हैं और अपनी पार्टी का कोई पक्ष नहीं रखते हैं। अरे ज्योति जी आपको मैंने कहा अभी आपके पास आऊंगा, पहले अवधेश जी को बोलने दीजिए। अपनी पार्टी का अभी तक जो सवाल है उस प्रश्न का उत्तर आप रुक जाइए ज्योति जी, आप रुक जाइए ज्योति जी। दिया है जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं दिया है कि इनकी पार्टी की ओर से महिलाओं को लेकर, बाकी विषयों को लेकर इस प्रकार से बयान क्यों दिए जा रहे हैं, उसके क्या कारण है, वो बयान इनकी नजर में सही है या गलत है। ये बोलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो कि आप बोल लीजिए, लेकिन कांग्रेस का पक्ष तो आना चाहिए कि हमने क्या किया है। सवाल नहीं मिलेगा आपको अवधेश जी, चिंता मत कीजिए। अरे ज्योति जी आप बोल रहे हैं बीच में। आप सोच रहे हैं नहीं, एक मिनट, क्यों चिंता करूं भाई? चिंता तो आप करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं ज्योति जी, आप बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। तीन बार का सांसद पार्टी छोड़ के चला जाए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए हमारे इस कार्यक्रम में प्लीज। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं अवधेश जी। ऐसा सुनिए, मैं आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, आपकी मान लीजिए मैं बता दूं कि आपकी औकात क्या है। आप नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते होगा। आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अच्छा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। अरे भैया एक मिनट, मैं निपट ले रहा हूं। ऐसा है, गुमराह तो जनता नहीं होती है, लेकिन आज जो है, आज जो जिन दो लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका ही बयान सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई दिन रात जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस में बोली जा रही है, गौरव वल्लभ ने कहा है,
जो सनातन के विरुद्ध भी बयान दिया जा रहा है, देश में काम करने वाले के विरुद्ध दिया जा रहा है, वो कितने दिन आदमी झेलेगा इस प्रकार के बयान को। वही बात मुंबई से संजय निरुपम कह रहे हैं। संजय निरुपम 23 साल के आसपास से कांग्रेस में है, कोई आज नहीं है, वो 23 ईयर्स से कांग्रेस में है। वो राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, मुंबई के अध्यक्ष रहे। और जिस ढंग से लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है कि केवल ये केवल महिलाओं पर और नरेंद्र मोदी पर ही बयानबाजी नहीं है। देश जिस प्रकार से बदल गया है, भारतीय संस्कृति, धर्म, हिंदुत्व को लेकर, जो राम जन्मभूमि में मंदिर को लेकर स्टैंड था, जो भाषा बोले गए, ये सब एक ही कड़ी के अंग है। वो देश की जो बदली हुई पॉलिसी पर भी इसी प्रकार की भाषा आ रही है, उसी प्रकार से भाजपा के अंदर काम करने वाली महिलाओं पर आ रही है, उसी प्रकार से विरोधियों पर, उसी प्रकार से पत्रकारों पर। देश में अगर कोई पूंजीपति को लग गया कि किसी दूसरी पार्टी का सब है तो उसके खिलाफ भी बोलना। तो ये जो कांग्रेस है, ये इस प्रकार की इमैच्योर, इस प्रकार की असंतुलित कांग्रेस की कल्पना नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप लंबे समय तक जब आपको लगता है कि आपकी सो कॉल्ड जो आइडियोलॉजी है उसको देश ने नकार दिया, जिस आइडियोलॉजी से आप नफरत करते थे उसको देश स्वीकार कर रहा है और आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो कई बार संतुलन खो के भी ऐसा बयान दिया जाता है। नहीं तो रणदीप सुरजेवाला जैसे एक प्रबुद्ध प्रवक्ता एक एक शब्द सोच के बोलते रहे आज तक, उनके शब्दों से लोग सीखते रहे हैं। मैं जब युवा कांग्रेस में, तब से मैं उनको जानता हूं। अगर उनकी भाषा ऐसी हो जा रही है तो या तो नेतृत्व का दबाव है कि आप इसी प्रकार की भाषा बोलिए, आप इसी प्रकार की अभद्र भाषा बोलिए, मेरा यही सवाल है कि या फिर सबका संतुलन खो गया हुआ है। लेकिन देश बदल चुका है, इसको कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा सोशलिस्ट इस समय सोनिया गांधी जी के परिवार के इर्द गिर्द हैं, जो भारत से, भारत संस्कृति से, हिंदुत्व से एक नफरत पैदा करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, वो सब इसके आधार भूमि में है जो इस प्रकार की भाषाएं निकाल रही है। अब देश इसको स्वीकार नहीं करेगा और ज्योति कुमार सिंह बैठ के उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही दुख की बात है, यही बहुत दुख की बात है कुमार पर सब बजाय इसके कि आपको भर्त्सना करनी चाहिए। विनम्रता देखिए, कमजोर आदमी विनम्रता खोता है, गुस्सा कमजोर व्यक्ति को आता है, सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं है। तो कांग्रेस अगर इतनी बड़ी पार्टी है, सूखी हुई लकड़ी बन रही है, तो इसको टूट जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे में ज्योति जी, बजाय कि आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आप गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पे कर रहे हैं, चैनल पे कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु पे कर रहे हैं। अभी तो अवधेश जी ने बोला कि जो कमजोर होते हैं वो गुस्सा करते हैं, अभी तो यही चिल्ला रहे थे, अभी यही हल्ला कर रहे थे। वो तो आप कर रहे थे सर, वो तो आप कर रहे थे, अरे भाई वो तो आप कर रहे थे, सबने देखा आप किस तरह से आपा खो रहे थे। उतावला होने में और आक्रामक और प्रखर होने में अंतर है। सुन लीजिए। लेकिन मुझे एक चीज चिंता मत कीजिए, आपको उसी भाषा में उत्तर मिलेगी। आप अगर आक्रामक होकर बोलेंगे तो ज्यादा आक्रामक होकर आपको उत्तर दिया जाएगा। आपको भी उसी भाषा में उत्तर मिलेगी अगर आप इस तरह से लोगों को गुमराह करेंगे तो। आप तो सुनिए मेरी बात को। अरे भैया, मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप उस कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं जो कांग्रेस अपने को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्र होते हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप उस पार्टी के सो कॉल्ड प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आप कोई विश्लेषक के रूप में नहीं बैठे हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, इसी रूप में बैठे हैं भाई। आप तो कांग्रेस की यही समस्या हो गई है, अपने के अलावा सबके बारे में आप टिप्पणी करेंगे। आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं, आप मेरे पर टिप्पणी करेंगे तो कैसे बोलने दूंगा आपको? टिप्पणी मत कीजिए, आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपको आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे बोलने देंगे? आपकी भाषा पर और आपकी आइडियोलॉजी पर टिप्पणी की है। मैंने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है कि आपका परिवार यह है, आपका ये सब मैं नहीं बोलता हूं कभी। वो आपका हिम्मत भी नहीं है, वो आपका हिम्मत। अरे हिम्मत तो बहुत कुछ है, इस प्रकार से आप मेरे परिवार पर टिप्पणी करेंगे। क्यों करूंगा मैं? आप कर रहे हैं ना, मेरे को बता तो रहे हैं। ये जुर्रत मत करना। अरे आप जुर्रत का सवाल मत करिए, जुर्रत करेंगे तो मैं बहुत कुछ कर देता हूं। आप मेरे परिवार पर आपने कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? कांग्रेस पार्टी से आग्रह करता हूं, जिनको बोलने की जरूरत नहीं है, जो जानते नहीं है कि क्या बोला जाए, जिस प्रकार के लोग टीवी पर भेजते हैं, कांग्रेस पार्टी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तमीज नहीं है, आपको बोलने की तमीज नहीं है। जिस लालच में आप बोल रहे हो ये सब ना, ज्योति जी फिर आप गुमराह कर रहे हो, आप अनर्गल बातें बोल रहे हैं, आप फिर अनर्गल बातें बोल रहे हैं। आप हमारे
मेहमान के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी भाषा पे आज हम बात भी कर रहे हैं। ज्योति जी, मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे यह है, अगर आप बताना चाहें कि क्या इस तरह की भाषा जो इस तरह से कांग्रेस की पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसे आप उचित मानते हैं, सही मानते हैं? संक्षेप में टिप्पणी आपसे चाहूंगा। मैं किसी भी भाषा का महिलाओं के प्रति, इस समाज में दलित दबे लोगों के प्रति किसी भी तरह का अगर आक्रोश भरा, दबाव भरा अगर कोई भी भाषा कोई भी बोलता है तो वो गलत बोलता है। तो कांग्रेस ने जो कहा है उसको आप गलत मानते हैं ना? बोलने दीजिए। कांग्रेस ने जो आज कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया उसे आप गलत मानते हैं ना? आप बताइए एंकर की प्रधानमंत्री अगर उन्होंने बोला था तो क्या वो गलत? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं? महिलाओं के बारे में सुर्परेखा बोला था, गलत बोला था कि सही बोला था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर बोला था महिलाओं को सुर्परेखा तो वो सही बोला था कि गलत बोला था? प्रधानमंत्री ने अगर 50 करोड़ गलत तो सही बोला था कि गलत बोला था? मैं तो मानता हूं कि अगर इस तरह की बात, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, वो गलत बोलता है। आप बताइए ना, आप बताइए कि ये गलत बोला। ज्योति जी शांत हो जाए। ज्योति जी हो गया, अब आपके पास माफी मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए माफी मांग रही है कि नहीं मांग रही है? आप कब का क्या क्या उठाकर ला रहे हैं सर? आज का बताइए ना। मैंने आपको मिस्टर पटेल आज का बताइए, सवाल का जवाब सवाल में नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए जो है कांग्रेस। चलिए, मुझे लगता है कि इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। सुनिए, ऐसा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता टेलीविजन पर बैठ के जो गली मोहल्ले की भाषा होती है, लड़ाई होती है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पार्टी को बचाना है तो कम से कम ऐसे लोगों को आप टेलीविजन पर मत भेजिए। एक बहस होनी चाहिए। बातों में उग्र हो जाते हैं, बात करते हैं, किसी की कोई सोच हो सकती है। ये इस प्रकार की भाषा बोलने अब आप क्या मैसेज जाएगा इस समय देश में? इससे कांग्रेस की क्षति होगी कि कांग्रेस को लाभ होगा? इस प्रकार की भाषा को जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी कि आप अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं और दूसरे यहां बोलने वालों पर, एंकर पर टिप्पणी कर रहे हैं? इससे कांग्रेस को ही इससे क्षति होनी है। जनता अवधेश जी इन सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है, और जिस तरह से भाषा, आज हमने इसी पे विषय पे चर्चा की, ये भाषा किस तरह से गंदे शब्दों का, गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजनीति में ये उचित नहीं है। सबको अपने अपनी जो सीमाएं हैं उसका ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीति जैन आपका भी, आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। मुझे भी पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की TMC सरकार को संदेश खाली हिंसा के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने संदेश खाली में जबरन वसूली, जमीन कब्जा और यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। चीफ जस्टिस TS शिवगणम की अगुवाई वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस से कहा कि अगर शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में अगर 1% भी सच है तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल कहता है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। लोगों की सुरक्षा पूरे जिला प्रशासन और सत्ताधारी दल की 100% नैतिक जिम्मेदारी है। अदालत ने शेख शाहजहां का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी फटकार लगाई, जिसे अधिकारियों से लगभग 2 महीने बचने के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश के साथ ही भारत बांग्लादेश संबंध के अलावा कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को बार बार दोहराता रहा है और यही सच्चाई है।
प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय काफी सजग है और इजरायल में स्थित भारतीय दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है। We have made a couple of statements in the last month, last few weeks. Each time we have reiterated our position. So I would refer you to look at our statements that we've done. In fact, a couple of them, several of them that we've done. Then that that clarifies our position. That just by naming something, you don't change the reality. The reality is what it is. Arunachal Pradesh is an integral part, inalienable part of India, and it will remain so. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई में रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया। CAR-T यानी कार टी सेल थेरेपी के औपचारिक लॉन्च के बाद भारत अब कैंसर रोगियों के लिए उपयोग में आने वाले इस थेरेपी का प्रयोग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को IIT मुंबई में कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ करके इसे राष्ट्र को समर्पित किया। CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है, जिससे इलाज की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। इस अवसर पर उन्होंने टाटा कैंसर अस्पताल और IIT मुंबई की पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। CAR-T cell therapy is considered to be one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR-T cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. CAR-T सेल थेरेपी को IIT और TMC ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है और बहुत महंगा होने के कारण भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और हम नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप इन देखिए खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कच्चा तीवू द्वीप के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथ तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा कि डीएमके हमेशा खुद को तमिलों और मछुआरों का चैंपियन होने का दावा करती है, लेकिन कच्चा तीवू को सौंपने के मुद्दे पर वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ रही। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका कोई विरोध नहीं किया। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के तट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। DRDO ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनौली सीमा से यूपी ATS ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे 2 पाकिस्तानी और 1 भारतीय आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी काठमांडू से जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, जहां वो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हाँ,